हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो झारखंड बोर्ड के लिए कक्षा 8 विज्ञान से संबंधित है। इस वीडियो में हम विज्ञान के पाठ संख्या 3 अर्थात सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम पूरे पाठ को विस्तार से समझेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। हम अपने आसपास अनेक जीव जंतुओं को देखते हैं। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो अत्यंत ही छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ऐसे जीवों को ही सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। अगर कहा जाए कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं यानी कितने वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है, तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, इन सभी सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ सूक्ष्म जीव जीवाणु के अंतर्गत आते हैं, कुछ कवक के अंतर्गत, कुछ प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल के अंतर्गत आते हैं। अगर जीवाणु की बात की जाए तो जीवाणु विभिन्न आकृति के होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के जीवाणु को दर्शाया जा रहा है: स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। ऐसे जीवाणु जिनकी आकृति स्पाइरल होती है उन्हें स्पाइरल जीवाणु कहा गया है। और कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो छड़ के आकार की होती हैं, जिन्हें यहाँ छड़नुमा जीवाणु कहा गया है। इसी प्रकार यहाँ कवक के भी 2 उदाहरण देख पाएंगे। एक है राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। सामान्य रूप से बरसात के दिनों में जब आप ब्रेड को बाहर कहीं रखते हैं तो 1-2 दिन के पश्चात ब्रेड के ऊपर कुछ धागे जैसी संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। वास्तव में ये ब्रेड मोल्ड का उदाहरण है, जिन्हें राइजोपस कहा जाता है। इसी प्रकार कवक का अगला उदाहरण है पेनिसिलियम, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार अगर बात प्रोटोजोआ की जाए तो यहाँ 2 उदाहरण दिया गया है: अमीबा और पैरामेशियम। अमीबा और पैरामेशियम ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार शैवाल का प्रमुख उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। कुछ सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मजीव वैसे जीवों को कहा जाता है जो अत्यंत छोटे होते हैं। इस प्रकार के जीवों में कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है, जबकि कुछ को आवर्धक लेंस की सहायता से भी देखा जा सकता है, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले ब्रेड मोल्ड, जिन्हें राइजोपस भी कहा जाता है। ब्रेड पर जो छोटी छोटी संरचनाएं विकसित होती हैं, इन्हें आप नग्न आंखों से या फिर आवर्धक लेंस की मदद से भी देख सकते हैं। ये राइजोपस होते हैं। अब हम विषाणु के बारे में जानेंगे। विषाणु एक विचित्र प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है। हमने अभी 4 प्रकार के सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इन चारों के अलावा विषाणु भी एक सूक्ष्मजीव की तरह ही है जो एक विचित्र प्रकार का व्यवहार करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें 2 प्रकार के विषाणु को दर्शाया गया है। विषाणु के संबंध में जो सबसे विचित्र बात है वह यह है कि विषाणु स्वतंत्र रूप से तो निर्जीव है, परंतु सजीवों के शरीर में यह एक सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। कोई भी विषाणु जब सजीव के शरीर के बाहर होता है तो यह स्वतंत्र रूप से निर्जीव होता है, यानी निर्जीव की तरह ही व्यवहार करता है। परंतु यही विषाणु जब सजीव के कोशिका के अंदर पहुंच जाता है तो यह एक सजीव के रूप में व्यवहार करता है।
यही व्यवहार विषाणु को एक विचित्र भूमिका प्रदान करता है। विषाणु जीवाणुओं से भी सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव सभी जगह होते हैं, जैसे कि वायु में, जल में, मिट्टी में तथा सभी सतहों पर। सूक्ष्म जीव बर्फीले शीत से उष्ण स्थानों तक हर प्रकार की परिस्थिति में रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव मरुस्थल एवं मनुष्य सहित सभी सजीवों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि हर वह स्थान में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जहां दूसरे जीव का जिंदा रहना संभव नहीं है। सूक्ष्म जीव वायु में भी मौजूद होते हैं, जल में, मिट्टी में या फिर किसी भी प्रकार के सतह में। ये सभी प्रकार के सजीवों के शरीर में भी विद्यमान होते हैं। ये बर्फीले स्थानों में और अत्यधिक गर्म स्थानों में भी पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में सूक्ष्मजीव जिंदा रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव और हम, सूक्ष्मजीवों के साथ हमारा क्या संबंध है? हमारे जीवन में सूक्ष्मजीव कई तरह के प्रभाव डालते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक जबकि कुछ लाभदायक होते हैं। अर्थात सूक्ष्मजीव हमारे मित्र एवं शत्रु दोनों होते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र, सूक्ष्मजीव हमारे लिए कैसे मित्र की भूमिका अदा करता है? कुछ ऐसे कार्य करते हैं सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए काफी लाभदायक होता है, जैसे कि दही, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, अल्कोहल आदि सूक्ष्मजीवों की सहायता से ही बनती है। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का बनना सूक्ष्मजीव के बगैर नहीं हो सकता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में और जैविक कार्बनिक खाद बनाने में भी सूक्ष्मजीव हमारी मदद करते हैं। सूक्ष्मजीव पर्यावरण की साफ सफाई करते हैं, साथ ही साथ जैविक कार्बनिक खाद बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का विशेष भूमिका होता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन की सीमित मात्रा होती है। इसलिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और ये हमारे मित्र की भूमिका में होते हैं। दूध से दही का बनना। दही जमाते समय हल्का गर्म दूध में थोड़ा सा दही जामन मिलाते हैं। दही बनाने के क्रम में हमें क्या करना होता है? हल्का गर्म दूध में थोड़ा सा पूर्व से बनी दही को मिलाते हैं। दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूध से जो दही बनता है, इस क्रिया में एक विशेष प्रकार के जीवाणु की भूमिका होती है, जिससे लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध में जनन कर अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हम जलेबी, इडली, भटूरा आदि बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड का बनना। ब्रेड कैसे बनता है? सबसे पहले हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा ईस्ट और थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे। इस घोल को 10 से 15 मिनट तक ढक कर रखेंगे। इस पेस्ट से मैदे को गूंथेंगे। अब मैदे को ढककर थोड़ी देर छोड़ देंगे। कुछ देर बाद हम पाएंगे कि मैदा का आयतन बढ़ गया है। आप चित्र में देख सकते हैं, गूंथा हुआ मैदा को जब कुछ देर तक हम छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद ही इसका आयतन बढ़ जाता है। ऐसा कैसे होता है?
वास्तव में गूंथे हुए मैदे में ईस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इस गैस के कारण मैदे का आयतन बढ़ जाता है और जब इसे भट्ठी में बेक करते हैं तो इसमें मौजूद CO2 गैस बाहर निकल जाता है, जिस कारण ब्रेड छिद्र युक्त बन जाता है। जब भी ब्रेड बनकर तैयार होता है तो हम क्या देखते हैं कि ब्रेड छिद्र युक्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूंथे हुए मैदे में जो यीस्ट मौजूद होता है ये जनन की क्रिया करके अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाते हैं और श्वसन की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेड छिद्रयुक्त बन जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग अपने व्यावसायिक गतिविधियों में भी करते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब में परिवर्तित हो जाती है। अब हम जानेंगे किण्वन यानी फर्मेंटेशन क्या होता है। चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम किण्वन की प्रक्रिया की खोज 1857 ईस्वी में की थी। औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। कई बार बीमार पड़ने पर डॉक्टर हमें प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक की गोली या कैप्सूल देते हैं। ये प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। प्रमुख प्रतिजैविक हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। प्रतिजैविक के उपयोग में कुछ सावधानियां भी होती हैं। ये सावधानियां इस प्रकार है। प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। हमें इसका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार यह असर नहीं करेगा। इसका अधिक प्रयोग शरीर में उपस्थित लाभदायक जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। विषाणु से उत्पन्न रोगों के लिए प्रतिजैविक असरकारक नहीं होते हैं। सन 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे जीवाणु की खोज की थी जो ब्रेड मोल्ड को खत्म कर देता है। उन्होंने उसका नाम पेनिसिलिन दिया। यह विश्व का पहला प्रतिजैविक है। इस कार्य के लिए उन्हें 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हमारे लिए अगला टॉपिक है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचने के लिए अक्सर टीका लगाया जाता है। टीकाकरण में कमजोर या मृत सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। ये मृत सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। शरीर को यह स्मरण हो जाता है कि वह उन्हीं सूक्ष्मजीव के शरीर में पुनः प्रवेश करने पर किस प्रकार लड़ा जाए। पीलिया यानी हेपेटाइटिस, टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर आदि ऐसी अनेक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। बच्चों को पिलाए जाने वाली पोलियो की दवा भी एक टीका है। आजकल जानवरों के लिए रोगों से बचाव हेतु टीका उपलब्ध है। कृषि में सूक्ष्मजीवों का उपयोग। कृषि में सूक्ष्मजीवों का विशेष स्थान होता है। कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। होता क्या है कि पौधों के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण अवयव है, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ऐसी स्थिति में कुछ नीले हरे शैवाल ऐसे होते हैं
जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर उससे उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर मिट्टी में गाड़ देते हैं और इसी उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग पौधे कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद एवं बायो पेस्टिसाइड अर्थात जैविक पीड़कनाशी बनाने में भी किया जाता रहा है। पर्यावरण संरक्षण में सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव मरे हुए जीवों और पादप अवशिष्टों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार हमारा पर्यावरण फिर से स्वच्छ हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास जब कोई जीव मर जाते हैं तो कुछ ही दिन के पश्चात वे मरे हुए सब वहां से अपने आप गायब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि सूक्ष्मजीव मरे हुए जीवों और पादपों के अपशिष्ट को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीव पर्यावरण संरक्षण में विशेष भूमिका अदा करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा। सूक्ष्मजीव विषैले पदार्थों जैसे पेट्रोलियम आदि को भी अपघटित करने में सक्षम होते हैं। जैव तकनीकी एवं सूक्ष्मजीव। कई प्रकार के शैवाल का उपयोग आजकल बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल, बायो ईंधन आदि के उत्पादन में किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक तत्व है। यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित एवं विटामिन का अवयव है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है, परंतु पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते हैं। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण कर पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है और इसकी मात्रा 78% है, परंतु पौधे इस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं जो वे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, जबकि मृदा में इन यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन अब हमें जानना यह है कि पौधे इन यौगिकों को कैसे प्राप्त करते हैं। चूंकि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे इसके लिए नाइट्रेट का अवशोषण करते हैं, लेकिन मृदा में नाइट्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। इसके पश्चात भी पौधे इन यौगिकों को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। दलहन जाति के पौधे जैसे चना, मटर आदि की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगर हम दलहन फसल की बात करें जैसे कि चना, मटर, अरहर, मूंग इत्यादि, तो ऐसे पौधों की जड़ों में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं जो मिट्टी में घुल जाते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इस तरह के पौधे को लेग्यूम पौधे कहते हैं। जितने भी पौधे हैं जो कि दलहन जातीय पौधे होते हैं, इन्हें लेग्यूम पौधा कहा जाता है। कभी कभी तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आसमान में बिजली के चमकने पर भी कभी कभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। अतः सूक्ष्मजीव हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इस प्रकार हमने क्या जाना कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सूक्ष्मजीव करते हैं जो कि हमारे लिए, पर्यावरण के लिए या फिर दूसरे जीव जंतु, पेड़ पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे बहुत अच्छे मित्र होते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे लिए शत्रु होते हैं, यानी हमें हानि पहुंचाते हैं।
कुछ सूक्ष्मजीव अन्य जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं। ये हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, चमड़े के सामानों को खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव तो मनुष्य तथा अन्य जीवों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। इन्हें रोगाणु कहते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव जो मनुष्यों में या फिर पेड़ पौधों में या फिर दूसरे जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहा जाता है। सूक्ष्मजीव रोगों के कारक। बहुत से ऐसे रोग हैं जिसका कारण सूक्ष्मजीव होता है। कुछ रोगकारक सूक्ष्मजीव वायु, जल, भोजन आदि के द्वारा मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के संपर्क से भी स्वस्थ जीवों में इन रोगों का संचरण हो जाता है। क्या होता है संचरणीय रोग? संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से आसानी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। इस प्रकार के रोगों को संचरणीय रोग कहा जाता है। ऐसे रोग वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, जैसे कि क्षय रोग यानी टीबी, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, हैजा इत्यादि। ये सभी कुछ ऐसे रोग हैं जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। सबसे तेजी से फैलने वाला सामान्य रोग सर्दी जुकाम है। रोगी के छींकने से सूक्ष्म बूंदों यानी ड्रॉपलेट के साथ हजारों रोगकारक विषाणु वायु में आ जाते हैं। तत्पश्चात श्वास के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर इसे संक्रमित कर देते हैं। अतः छींकते या खांसते समय नाक या मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। क्षय रोग अर्थात टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह वायु द्वारा फैलता है जिससे फेफड़ा प्रभावित होता है। रोगवाहक क्या होता है? कुछ जीव, कीट एवं जंतु रोगों को फैलाते हैं, जैसे घरेलू मक्खी एवं मच्छर। कुछ ऐसे कीट होते हैं, ऐसे जीव होते हैं या फिर ऐसे जंतु होते हैं जो रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने में मदद करते हैं, जैसे कि घरेलू मक्खी, मच्छर इत्यादि। घरेलू मक्खी जब कचरों पर बैठती है तो रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। यही मक्खी जब बिना ढके भोजन पर बैठती है तो भोजन संदूषित हो जाता है। ऐसे संदूषित भोजन को खाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। रोग फैलाने वाले ऐसे कीट एवं जंतु को रोगवाहक कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग। यहाँ पर हम कुछ सामान्य रोगों की चर्चा करेंगे जो सूक्ष्म जीवों के कारण से होते हैं। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। मलेरिया बीमारी एक विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर है। इसी प्रकार डेंगू के विषाणु के वाहक मादा एडिस मच्छर है। मलेरिया और डेंगू के रोकथाम। हम रोकथाम कैसे करेंगे मलेरिया और डेंगू का? ये बीमारियां मच्छर के कारण फैलते हैं। मच्छर जल में उत्पन्न एवं वृद्धि करते हैं, अतः हमें कहीं भी जल जमाव नहीं होने देना चाहिए और साथ ही साथ अपने आसपास के स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। मलेरिया के उपचार हेतु बनाए जाने वाली दवा कुनैन यानी सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। गिलोय के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव।
सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाले मानव रोग की चर्चा इस टेबल में हम करेंगे। क्षय रोग यानी टीबी, ये जीवाणु के द्वारा होता है। इसका संचरण का तरीका वायु है, अर्थात यह वायु द्वारा फैलता है। इसी प्रकार खसरा एक मानव रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है और इसका संचरण का तरीका भी वायु ही है। इसी प्रकार चिकन पॉक्स विषाणु के द्वारा होता है। ये वायु या फिर सीधे संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसी प्रकार पोलियो विषाणु के द्वारा होता है। इसका संचरण का तरीका वायु या जल है। इन 4 प्रकार के मानव रोग से बचने का उपाय जो है वह यह है कि रोगी व्यक्ति एवं उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। अगला बीमारी है हैजा, जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। इसका संचरण का तरीका जल या भोजन है। इसी प्रकार टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। ये जल के द्वारा फैलता है। इन 2 बीमारियों से बचने के लिए क्या करना होगा? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना होगा। भली भांति पके हुए भोजन एवं उबला पेयजल का उपयोग करना होगा और समय पर नियमित रूप से टीका लगवाना होगा। अगला बीमारी है हेपेटाइटिस ए, जो कि विषाणु के द्वारा होता है। ये जल के माध्यम से फैलता है और इससे बचाव करने के लिए क्या करना होगा? उबले हुए पेयजल का उपयोग करना होगा और समय पर टीकाकरण कराना होगा। इसी प्रकार मलेरिया एक प्रमुख बीमारी है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और इस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ये मच्छर के द्वारा फैलता है, मादा एनोफिलिस मच्छर। इससे बचने के लिए क्या करना होगा? मच्छरदानियों का प्रयोग करना होगा। समय समय पर कीटनाशक रसायन का छिड़काव एवं मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जल जमाव नहीं होने देना होगा। इस प्रकार इस टेबल के माध्यम से हम कुछ प्रमुख मानव रोग की चर्चा किए और ये रोगों का जो कारक सूक्ष्मजीव हैं उसके बारे में भी हम चर्चा किए। उनका संचरण का तरीका कैसा है, उससे बचने का उपाय क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। जानवरों में एंथ्रैक्स, लेप्टोस्पायरोसिस, टलाइरेमिया, बोवेन टीबी आदि रोग सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। एंथ्रैक्स मनुष्यों एवं मवेशियों में पाया जाने वाला घातक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि एंथ्रैक्स किसके कारण होता है। सही जवाब क्या होगा? एंथ्रैक्स जीवाणु के द्वारा होता है और यह मनुष्य और मवेशी दोनों में हो सकता है। रॉबर्ट कॉच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रैक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। इस टेबल के माध्यम से हम कुछ पादप रोगों की चर्चा करेंगे। नींबू कैंकर, ये जीवाणु के द्वारा होता है। वायु द्वारा इसका संचरण होता है और चित्र कुछ इस प्रकार होता है। गेहूं की रस्ट, ये कवक द्वारा होता है। इसमें रोग का जो संचरण होता है वह वायु एवं बीज के द्वारा होता है और ये चित्र इस प्रकार दिखता है। भिंडी की पीत विषाणु के द्वारा होता है, कीट द्वारा फैलता है और इसमें पत्तियां इस प्रकार हो जाती है। इस प्रकार प्रमुख पादप रोग हैं नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट और भिंडी की पीत। सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों के संदूषक। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन की गंध, रंग और स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे खाद्य परिरक्षण के बारे में। हम सूक्ष्मजीव से खाद्य पदार्थों के बचाव के लिए कई तरीके अपनाते हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं
जो हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। इसीलिए हम खाद्य पदार्थों के बचाव के लिए कुछ विशेष तरीका अपनाते हैं। खाद्य पदार्थों के संदूषण से बचाव की ये प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण कहलाती है। वे सभी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत हम खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से बचाते हैं, ऐसे तरीकों को खाद्य परिरक्षण कहा जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के तरीके। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है? नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थ का संदूषण रोकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी इत्यादि। इस प्रकार के पदार्थ की ये विशेषता होती है कि ये सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे क्या होता है कि खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं या फिर खाद्य पदार्थ को हम संदूषण से बचा लेते हैं। जैम, अचार, स्क्वैश आदि के परिरक्षण में इन्हीं रसायनों का उपयोग होता है। सबसे पहले हम जानेंगे नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा किस प्रकार हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं? मांस, मछली एवं अचार के परिरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। हम अक्सर देखते हैं अपने घरों में मांस, मछली या फिर अचार को जब हमें अच्छी तरह से सुरक्षित रखना होता है तो इसमें नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नमक के उपयोग से क्या होता है कि सूक्ष्मजीवों का आक्रमण इसमें कम होता है और सूक्ष्मजीव इससे आसानी से खराब नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार नमक द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जा सकता है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों का परिरक्षण चीनी के द्वारा भी किया जा सकता है। जैम, जेली आदि के परिरक्षण के लिए चीनी का उपयोग होता है, क्योंकि चीनी भी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं और खाद्य पदार्थ को संदूषण होने से बचाते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा भी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जा सकता है। सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परिरक्षण इस विधि द्वारा होता है। गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम गर्म करके या फिर ठंडा करके उसे सुरक्षित रख सकते हैं। सब्जियां एवं अन्य कई चीजों को फ्रीज में रखकर उन्हें खराब होने से बचाया जाता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि ताजी सब्जियां, फल इत्यादि। इन सभी पदार्थों को फ्रीज में रखकर यानी ठंडे अवस्था में रखकर इन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए इससे उबाला जाता है, इससे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण। क्या होता है दूध का पाश्चुरीकरण? इस विधि में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मात्र 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके इससे एकाएक ठंडा किया जाता है। इस दूध को बिना उबाले भी हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस दूध में सूक्ष्मजीव नहीं होती है। भंडारण एवं पैकिंग द्वारा भी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जा सकता है। आजकल वायुरोधी सील के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। अब हमारे लिए अगला टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। हमारे वातावरण में क्या होता है कि नाइट्रोजन एक चक्र में घूमता रहता है। कहने का मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन वायुमंडल से मृदा में आता है, मृदा से फिर पौधे में, पौधे से जंतु में, और फिर इस प्रकार ये पूरी चक्र के रूप में घूमता है हमारे पर्यावरण में। इसी चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है।
वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर जुड़कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। ईंधनों के दहन से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें पौधे ग्रहण कर प्रोटीन बनाते हैं। जब जंतु इन पौधों को खाते हैं तो प्रोटीन उनके शरीर में चला जाता है। जब पौधे या जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमोनिया में बदल जाता है। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाता है। नाइट्रोजनी जीवाणु यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यह नाइट्रेट या तो ह्यूमस में संग्रहित हो जाते हैं या जल द्वारा बहा दिए जाते हैं। कभी कभी ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में वापस चला आता है। इस प्रकार पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे अध्याय को बारीकी से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।